गुड मॉर्निंग बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम पेपर सेकेंड का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रूट प्राइमरी स्ट्रक्चर। रूट की प्राथमिक संरचना। जड़ होती क्या है? सबसे पहले तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, प्लांट्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। अगर एक प्लांट के स्ट्रक्चर बनना है, जैसे एक प्लांट है उसमें एक तो होती है जड़ें और एक होता है स्टेम। ये दो पार्ट होते हैं। ये किससे ग्रो करते हैं? एक सीड होती है, सीड में ग्रो होता है, तो सीड से मूलांकुर से जड़ें बनती है और प्रांकुर से उसका स्टेम वाला भाग बनता है। जो जड़ें होती है वो वेस्कुलर प्लांट के अंदर नॉन ग्रीन पार्ट होता है। ये बेलनाकार होती है, भूमिगत अक्ष पर ग्रो करती, ये भूमिगत अक्ष को बनाती है जो कि प्रकाश से दूर और ज़मीन की सतह के नीचे पॉजिटिवली ग्रेविटेशनल ग्रोथ करती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के, और ये गति करती है। हमेशा जड़ें ज़मीन में नीचे गहराई की तरफ वृद्धि करती है। ये पॉजिटिवली ग्रेविटेशनल ग्रोथ करती है। जड़ों सीड से सबसे पहले फर्स्टली मूलांकुर बनता है और मूलांकुर के डेवलपमेंट से पूरा रूट सिस्टम फॉर्म होता है। ठीक है। प्राय जड़ों की संरचना को अगर हम देखें तो एक शाखित संरचना होती है जो कि लेटरल रूट्स से बनती है, और इनकी जो शाखित संरचना होती है वो एंडोजीनियसली ओरिजिन होती है, यानी कि अंतर्जात इनमें उत्पत्ति होती है। और जड़ों की जो शाखित संरचना होती है वो पेरिसाइकिल या परिरंभ से उत्पन्न होती है। हम जब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेरिसाइकिल अंदर की तरफ होता है, सबसे ऊपर होती है एंडोडर्मिस, सबसे ऊपर होती है एपिब्लेमा जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, और बीच में ये कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, और एपिडर्मिस के ऊपर पेरिसाइकिल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से बनती है हमारी जड़ें। ठीक है, यह शाखित संरचना होती है। ये हमने जो बताया, जड़ सबसे पहले पादप संरचना में बीज के अंकुरण के पश्चात विकसित होती है। यह एक शाखित संरचना होती है जिनसे पार्श्वीय शाखाएं उत्पन्न होती है। इन शाखाओं की उत्पत्ति अंतर्जात प्रकार की होती है, अर्थात यह पेरिसाइकिल से उत्पन्न होती है। प्रहो तथा स्तंभ के विपरीत जड़ें में पर्व व पर्व संधियाँ अनुपस्थित होती है, अर्थात ये पर्व व पर्व संधियों में विभेदित नहीं होती है। इसके अलावा जड़ों में पत्तियाँ व कलिकाएं भी विकसित नहीं होती है। जड़ें या मूल एक प्रारूपिक पौधे का महत्वपूर्ण आधारभूत अंग होता है। प्लांट्स के अंदर अगर इसके कार्य देखें तो रूट के मेनली दो वर्ग होते हैं। एक तो होता है रूट्स मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पूरे प्लांट बॉडी तक उसको भेजता है, तथा दूसरा है यह प्लांट्स को मिट्टी के अंदर बांधे रखता है, फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द सॉइल। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ एक अन्य कार्य है। इसके अतिरिक्त पौधों में जो जड़ें होती है वो रूपांतरित होकर फूड स्टोरेज का कार्य भी करती है। सॉरी। अब अगर इसके कैरेक्टर्स लिखे तो इसके कैरेक्टर्स के बारे में हम लिख सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है, प्लांट्स के अंदर जो जड़ें होती है वो नॉन ग्रीन और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बेलनाकार आकृति होती है। सामान्यतः पौधों का आधारीय अक्ष का यह निर्माण करती है। आधारीय अक्ष या इसका जो अधोवर्ती अक्ष होती है उसका निर्माण करती है। इनमें पर्व व पर्व संधियों का विभेदन नहीं होता है। इनमें पर्व व पर्व संधियों का विभेदन नहीं होता है। इनमें पत्तियां एवं कलिकाएं अनुपस्थित होती है। इनका जो आगे वाला सिरा होता है उनमें वृद्धिशील, जड़ों के आगे वाला, जैसे ये जड़ें हैं, इनके आगे वाले सिरे पर एक वृद्धिशील बिंदु पाया जाता है जिसके ऊपर एक आवरण उपस्थित होता है, जिसे हम मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है जड़ का जो ग्रोइंग पॉइंट है, वृद्धिशील बिंदु है, उसको सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं उनमें रूट कैप के जगह पर रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक जड़ को अगर हम देखें तो जड़ के अंदर एक विशिष्ट हिस्से में मूल रोम क्षेत्र भी पाया जाता है जड़ों के अंदर, जहाँ पर असंख्य मूल रोम उपस्थित होते हैं। यह मूल रोम नलिकाकार व अशाखित यूनिसेल्युलर तथा
ट्यूबुलर और अनब्रांच्ड होते हैं। जड़ें प्राय पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक ग्रोथ करती है और जड़ें नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करती है। जड़ें प्राय पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक यानी कि जल की दिशा में ग्रो करती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी कि प्रकाश की विपरीत दिशा में, और साथ ही जड़ें पॉजिटिवली ग्रेविटेशनल जियोट्रॉपिक भी ग्रोथ करती है। इनमें शाखाओं के रूप में पार्श्वीय जड़ें या लेटरल रूट्स का उत्पन्न होती है। इनकी उत्पत्ति एंडोजीनियस प्रकार की होती है, अर्थात इनकी जो उत्पत्ति होती है वो पेरिसाइकिल से होती है। इसके विपरीत अगर तने या सूट में शाखाओं की उत्पत्ति के बारे में देखें तो वह एक्सोजीनियस प्रकार की होती है, क्योंकि इनमें जो शाखाएं हैं वो वल्कुट या कॉर्टेक्स से बनती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को स्टेबिलिटी देना होता है, साथ ही साथ यह पौधे को मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके प्रोवाइड भी करती है। इसके अलावा जो पौधे जल में पाए जाते हैं, जल निमग्न पौधे जैसे प्लावी या जल निमग्न पौधे जो होते हैं उनमें जड़ें कम विकसित या अल्प विकसित या अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित का एग्जाम्पल है सीरोटोफिल्लम। इनमें जड़ों का अनुपस्थित होना जड़ की आवश्यकता नहीं होती। उसका कारण यह है कि उनमें जलीय पौधों में चारों तरफ, जलीय पौधे या हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनमें चारों तरफ जल होता है, तो वो अपने प्लांट बॉडी की सतह से जल को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कितने प्रकार का होता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि भाई प्लांट्स के अंदर, अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर देखें तो इनमें दो प्रकार की जड़ें उपस्थित होती है। एक होती है टैप रूट सिस्टम और दूसरा तो एडवेंटेजियस टैप यानी कि मुसला मूल जड़, और दूसरी होती है एडवेंटेजियस अपस्थानिक जड़ें, या जिसको हम अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। इसके अलावा ऐसे हमने एक दो और नाम दिए, जैसे फाइब्रस रूट भी इसी को कहा था। जो टैप रूट सिस्टम होते हैं उसी को हम बोलते हैं मुसला मूल तंत्र। होता क्या है, इनके अंदर जो टैप रूट सिस्टम होता है, इनमें अगर हम देखें तो ज़मीन के नीचे से इनका जो मूलांकुर निकलता है सीड में, जैसे सीड ने ग्रो किया, जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर से ही प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी रूट से सेकेंडरी शाखाएं बनती है, सेकेंडरी से टर्सरी रूट्स बनती है। इस प्रकार ये पूरी मिट्टी में फैल जाती है। और टैप रूट्स जो होती है बहुत ज़्यादा गहराई में वृद्धि करती है, इनका जो प्राइमरी रूट्स होती है। और जनरली टैप रूट सिस्टम डाइकोट्स का लाक्षणिक गुण है, अभी लाक्षणिक गुण होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो हम बोल रहे हैं कि इसका विकास मूलांकुर या रेडिकल से होता है। सबसे पहले मूलांकुर की वृद्धि के द्वारा प्राइमरी या मुसला जड़ का विकास होता है। यह प्राइमरी जड़ें सक्रिय होकर निरंतर वृद्धि करती है तथा पार्श्व शाखाओं या द्वितीयक जड़ों का निर्माण करती है। द्वितीयक जड़ें शाखित होकर तृतीयक जड़ों का निर्माण करती है। इन तृतीयक जड़ों को पुनः शाखित हो जाने से महीन एवं पतली जड़ों का मूल प्रसारिका रूटलेट्स का निर्माण होता है। इस प्रकार टैप रूट्स अपनी विभिन्न शाखाओं में द्वितीयक व तृतीयक जड़ों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मुसला जड़ तंत्र का निर्माण करता है। इस तंत्र में प्राइमरी रूट्स सुस्पष्ट एवं सुविकसित तथा अन्य मूल शाखाओं की तुलना में बड़ी तथा सबल होती है। आधारी सिरे पर मोटी एवं शीर्ष सिरे से यह नुकीली होती है। अगर शीर्ष सिरे तक जाते हैं तो यह नुकीली होती है। मुसला जड़ों की उपस्थिति अधिकांशतः डाइकोट्स प्लांट्स में होती है। मुसला जड़ों में डीप फीडर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जमीन में बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि करती है। इसीलिए गुड़ या गहराई वाले मूल तंत्र को असीमाक्षी मूल तंत्र भी कहते हैं। कुछ पौधों में मुसला जड़ें छोटी तथा जमीन से बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि नहीं करती। इसके अपेक्षा इनसे जो उत्पन्न होती है द्वितीयक जड़ें, वो गहराई में अधिक वृद्धि करती है तथा
जो मूल तंत्र होता है वह सतही पोषक या अवशोषण मूसला जड़ तंत्र भी खाते हैं, सरफेस फीडर भी खाते हैं। ऐसी जड़ें को हम साइमोस टैप रूट सिस्टम कहा जाएगा। अधिकांश एक वर्षीय शाकीय पौधों में साइमोस टैप रूट सिस्टम उपस्थित होता है। दूसरी है हमारी अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटेजेस रूट सिस्टम। इन्हें फाइब्रस रूट्स भी कहा जाता है। इनका निर्माण मूलांकुर के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से हो सकता है, चाहे प्लांट की नोड से निकल सकती है या इंटरनोड से निकल सकती है। ये मूलांकुर के अलावा किसी भी पार्ट से निकलेगी। अधिकांशतः पौधों में यह मोनोकोट्स के अंदर प्राइमरी जड़ की वृद्धि रुक जाएगी तथा अल्प विकसित, छोटी व अस्पष्ट रह जाएगी। यह पौधों में मुख्य जड़ के तौर पर नहीं होगी। इसके आधारीय भाग से उत्पन्न अनेक सुस्पष्ट एवं प्रबल मूल्य संरचनाएं तथा प्रतिस्थापित हो जाएगी। ऐसी जड़ों को हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इन्हें अपस्थानिक जड़ें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर से जो प्राइमरी रूट्स निकलती है वो एकदम छोटी होगी, एकदम प्रबल नहीं होगी, एकदम अपहासित होगी। थोड़े टाइम बाद में उसी से और बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी और वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें इसके आधारी भाग से बहुत सारी जड़ें निकलेगी उस प्राथमिक जड़ के अलावा, तो वो जड़ें उस प्लांट को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। इसीलिए हम उसे बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट्स। ये जड़ें अपनी शाखाएं सहित एक मोटे गुच्छे के रूप में उपस्थित होती है। इस प्रकार अपस्थानिक मूल तंत्र का संगठन भी करती है। अपस्थानिक जड़ों का विकास तने या उनकी शाखाओं के पर्व व पर्वसंधियों के द्वारा भी हो सकता है, पत्तियों के द्वारा भी। जैसे पत्थर चिट्टा के अंदर पत्तियों से ही जड़ें निकल जाती हैं। यह महीन, लंबी व अपस्थानिक जड़ें उनकी शाखाओं को गुच्छे के रूप में, इन्हें रेशेदार मूलतंत्र भी कहा जाता है। अधिकांशतः यह सरफेस फीडर होती है। इनको हमने बोला था ये होती है डीप फीडर, और इनके अंदर जो होती है ये होती है सरफेस फीडर, क्योंकि ये भूमि को गहराई तक नहीं भेजती है। यह मोनोकोट प्लांट्स का अभिलाक्षिक गुण होता है। नेक्स्ट है आगे रीजन्स ऑफ रूट्स। रूट्स के कौन कौन से रीजन्स हैं? फर्स्ट रीजन होता है रूट्स के अंदर, हमारे फर्स्ट रीजन है मूल गोप क्षेत्र या रूट कैप सिस्टम। रूट कैप का क्या कार्य होता है? पहले हमने पढ़ा था रूट कैप क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जो जड़ होती है उसके सीड्स पर एक वृद्धि बिंदु होता है, ग्रोइंग पॉइंट, उसको कवर करने का काम करता है रूट कैप। ठीक है, रूट कैप यह जड़ के अग्रस्त सिरे पर उपस्थित एक छोटी सी टोपीनुमा संरचना होगी। ये कैसी होती है? एक टोपीनुमा संरचना इसके शीर्ष पर उपस्थित होती है, टोपीनुमा संरचना होती है। इसे रूट कैप कहा जाता है या मूल गोप कहा जाता है। इसका कार्य होता है जड़ का जो वृद्धिशील बिंदु होता है उसे सुरक्षा देना। सामान्यतः पौधों के अंदर मूल गोप उपस्थित होता है। कुछ पौधों जैसे केवड़ा में इनकी संख्या 1 से अधिक होती है। इसके विपरीत अगर हम जलीय पौधों में जाएंगे तो उनके अंदर जैसे पिस्टिया और आइकॉर्निया में जड़ों के मूल गोप के स्थान पर एक थैली के समान संरचना होती है। जैसे हम बोलते हैं मूल गोप की जगह से हम बोलते हैं थैलीनुमा संरचना को कोट्रिका या रूट पॉकेट। तो जलीय पौधों में इसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? रूट पॉकेट्स। मूल गोप की कोशिकाएं विशेष प्रकार के श्लेष्मी पदार्थों का स्त्रावण करती है जो जड़ों को मृदा में गहराई तक भेजने में सहायता करती है। इसके बाद में दूसरा क्षेत्र है हमारा रूट एपेक्स या मेरिस्मेटिक जोन। मेरिस्मेटिक नाम से विभज्योत्तकी क्षेत्र। विभज्योत्तकी क्षेत्र में क्या होता है? यह जो इसका विभज्योत्तकी क्षेत्र होता है, यहाँ की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। इनमें दीर्घीकरण नहीं होता है, केवल कोशिकाएं कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है। विभज्योत्तकी कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित जड़ का यह क्षेत्र मूल गोप के ठीक पीछे उपस्थित होता है। इस प्रकार इसे हम जड़ का सब टर्मिनल रीजन भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। सुसंहत पतली कोशिका भित्ति युक्त सघन कोशिका द्रव्य वाली
आइसोडायमेट्रिक और एक्टिव होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग मैस्मेटिक सेल्स होती है। यह क्षेत्र कुछ लंबाई तक यह क्षेत्र पाया जाता है। यह निरंतर कोशिकाओं के निर्माण द्वारा जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होता है। यहाँ की सेल्स आगे जाके इलोंगेशन करवाती है। नेक्स्ट है हमारा जॉन ऑफ रूट इलोंगेशन। रूट का इलोंगेशन कैसे होता है? यह विभज्योतिकी क्षेत्र के ठीक पीछे पाया जाने वाला फर्स्ट हमने पढ़ लिया रूट कैप्स, अब सेकंड है मेरिस्मेटिक जॉन, मेरिस्मेटिक जॉन। यह रूट कैप से जस्ट पीछे है, रूट कैप के पीछे प्रेजेंट है। दूसरा है हमने पढ़ा मेरिस्मेटिक जॉन, जिसके अंदर कोशिकाएं कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है। जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होगी तो उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ज़्यादा कंडेंस होगा, सेल वॉल पतली भित्ती वाली होगी ताकि वो जल्दी से जल्दी डिवाइड कर सके। इसलिए इन सेल्स को बोलते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्मेटिक सेल्स। यह कुछ मिलीमीटर की लंबाई वाला क्षेत्र होता है और ये निरंतर वृद्धि कर ये जड़ की लंबाई में वृद्धि भी करता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जॉन है जॉन ऑफ इलोंगेशन, जॉन ऑफ रूट इलोंगेशन। जॉन ऑफ रूट इलोंगेशन में विभज्योतिकी क्षेत्र के ठीक पीछे उपस्थित होता है। इनकी लंबाई 1 से 10 mm तक होती है। ये कितने 1 से 10 mm इनकी लंबाई होती है, 1 से 10 mm की होती है। इस क्षेत्र में नवनिर्मित कोशिकाओं की लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे मूल शीर्ष का सिरा नीचे जमीन में गहराई तक धकेला जा सकता है। इस क्षेत्र में जड़ की लंबाई में बढ़ोतरी के लिए यह उत्तरदायी होता है। इसकी कोशिकाएं मिट्टी से खनिज लवण का अवशोषण भी करते हैं। ये लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है, लंबाई के लिए उत्तरदायी, और साथ ही इसकी सेल्स क्या करती है? मिट्टी से खनिज लवण का अवशोषण करती है, खनिज लवण अवशोषण। ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्र है हमारा चौथा रूट हेयर जॉन या जॉन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर जॉन, रूट हेयर जॉन यह मूल के जो इलोंगेशन क्षेत्र होता है उसके ठीक ऊपर पाया जाता है। मूल के दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद मूल रोम क्षेत्र या इसको हम कोशिका परिपक्वन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी लंबाई होती है 2 से 3 mm इसकी लंबाई होती है, या वहाँ से लगाकर कुछ सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं एनलार्ज्ड होती है और मैच्योर होकर डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देती है तथा जड़ की विभिन्न प्रकार की प्राइमरी टिश्यू की स्ट्रक्चर जैसे कॉर्टेक्स इसी क्षेत्र में क्या बनता है, ये क्या करती है? सेल्स को डिफ्रेंशिएट करती है। यहीं पर सेल डिफ्रेंशिएट होना प्रारंभ होती है, जो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करता है। डिफ्रेंशिएशन टिश्यू फॉर्म करता है, टिश्यू के फॉर्म में जैसे टिश्यू का फॉर्मेशन किया, प्राइमरी टिश्यू बनाया इन्होंने, प्राइमरी टिश्यू के फॉर्म में इन्होंने बनाया जैसे कि कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम, ये सभी बनाती है और ये आकृति ग्रहण करती है। इस क्षेत्र की सबसे बाहरी कोशिकाओं की पंक्ति एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती है जिसे हम बोलते हैं एपिब्लेमा। इसके सबसे बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। यहाँ की जो सेल्स होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं हम एपिब्लेमा। एपिब्लेमा वही होती है जो कि हम लीफ का जब सेक्शन काटते हैं तो सबसे ऊपर जिसको हम एपिडर्मिस बोलती है वही होती है, यहाँ पर एपिब्लेमा कहा जाता है। ठीक है। एपिब्लेमा क्या करती है? रूट की जितने भी अंदर वाली क्षेत्र है उनको प्रोटेक्ट करने का काम
करती है। एपिब्लेमा को हम मूली त्वचा या राइजोडर्मिस भी कहा जाता है। इस परत की अनेक कोशिकाओं में विस्तार के द्वारा पतली एवं महीन नलिकाकार कोमल एवं धागे जैसी संरचनाएं मूल रोम का विकास होता है। यानी कि एपिब्लेमा ही वो क्षेत्र है जो कि एपिब्लेमा ही आगे जाके रूट हेयर, एपिब्लेमा की सेल्स ही आगे जाके रूट हेयर का फॉर्मेशन करेगा। रूट हेयर्स का फॉर्मेशन एपिब्लेमा के द्वारा ही होगा। अतः मूल रोम क्षेत्र सघन रूप से रूट हेयर्स के द्वारा ढका रहता है। मूल रोम सक्रिय रूप से, मूल रोम का क्या कार्य होता है? रूट हेयर्स क्या करते हैं? रूट हेयर्स का वर्क होता है जल का अवशोषण। जल के अवशोषण का कार्य करते हैं हमारे मूल रोम। तथा अपनी संरचना एवं कार्यप्रणाली के द्वारा जड़ के अवशोषण क्षेत्र को में भी यह वृद्धि करती है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि जड़ की वृद्धि होती रहती है और आयु बढ़ती है, इसके साथ ही जो पहले से विकसित होती है मूल रोम वह धीरे धीरे सिकुड़ कर नष्ट हो जाएंगे और वह नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। इस प्रकार जैसे जैसे जड़ की ग्रोथ होगी, जो पुराने जो रूट हेयर्स होंगे वो डिस्ट्रॉय होते रहेंगे और नए रूट हेयर का निर्माण हो जाएगा। उनकी जगह पे वो नए रूट हेयर उनको रिप्लेस कर देंगे। जैसे जैसे हम जड़ जमीन में नीचे गहराई की तरफ वृद्धि करती है तो नए मूल रोम का विकास होता रहता है और जो पुराने होते हैं मूल रोम वो अकार्यशील होकर नष्ट हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा जल के निरंतर अवशोषण का कार्य सक्रिय तथा कार्यशील मूल रोमों के माध्यम से होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा 5th है मैच्योर रीजन। मूल रोम क्षेत्र के ठीक बाद में, ये हमने देखा है ना मैच्योर रीजन क्या होगा, मूल रोम रीजन के जस्ट ऊपर होता है मैच्योर रीजन या परिपक्व क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र के ठीक पीछे जड़ का पूर्णतः परिपक्व क्षेत्र होता है जो कि आंतरिक संरचना में पूरी तरह से विकसित होगा। इनमें प्राइमरी टिश्यू वेल डिफाइंड होंगे और हमें दिखाई देंगे। जड़ का यह क्षेत्र मृदा में अच्छी तरह से स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है। यह क्षेत्र क्या करता है? मृदा में जड़ों को स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है ताकि प्लांट भी स्टेबल हो सके। डाइकोट्स प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? नेक्स्ट है हमारा रूट एपेक्स मेरिस्टेम। न्यू टॉपिक है, आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। रूट एपेक्स मेरिस्टेम। जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें जो मूल सीड्स और प्रोसीड्स दोनों की संरचनाओं में कुछ हमें आधारभूत अंतर दिखाई देते हैं। सबसे पहले इनमें अंतर में हम देखा जाए तो सबसे पहले मूल सीड्स, फर्स्ट है इसका मूल सीड्स जो होता है अपेक्षाकृत अधिक छोटा और इलॉन्गेशन जॉन की लंबाई 1 nm से कम होती है। दूसरा, फर्स्ट इनमें दीर्घीकरण क्षेत्र मूल सीड्स अपेक्षाकृत अधिक छोटा है। मूल सीड्स जो रूट एपेक्स होती है वो रूट एपेक्स अधिक छोटी, जिससे क्या होता है इसका इलॉन्गेशन क्षेत्र, जॉन की लंबाई इलॉन्गेशन जॉन 1 mm से कम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें मूल सीड्स में पर्व व पर्व संध्या नहीं होती है। मूल सीड्स में पर्व व पर्व संध्या अनुपस्थित। मूल सीड्स में मूल रोम उपस्थित। मूल रोम का क्या कार्य होता है? मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण और इनका निर्माण होता है एपिब्लेमा से। एपिब्लेमा क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मूल सीड्स में पर्ण आदक नहीं पाए जाते। सीड्स में पर्ण आदक
नहीं होते हैं। इसके विपरीत तने में पर्णआदक। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, तने में पर्णआदकों के विपरीत जड़ों में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति एंडोजीनियस होती है। इनमें जो लेटरल रूट्स होती है, लेटरल रूट्स एंडोजीनियसली ग्रोथ करती है, एंडोजीनियस। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि जो रूट एपेक्स या जो रूट सीड्स होता है उनके अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो रूट सीड्स में हम बता रहे हैं कि जो तने के अंदर जो लेटरल ब्रांचेस बनती है वो बनती है एक्सोजीनियस या कॉर्टेक्स के थ्रू बनती है, जबकि इनके अंदर क्या होता है, तने जो जड़ों के अंदर क्या होता है, जो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है वो एंडोजीनियसली होती है। एंडोजीनियसली यानी कि यह पेरिसाइकिल से बनती है, पेरिसाइकिल या परिरंभ। 5th पॉइंट है हमारा, ये 5th पॉइंट था। अब 6th पॉइंट है, मूल सीड्स पर मूल गोप पाई जाती है, जिसकी वजह से विभज्युत्व की स्थिति अंतिम सिरे से हटकर थोड़ी अलग हो जाएगी। जो मूल सीड्स होता है, जो रूट एपेक्स होता है, उस पर रूट कैप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विभज्युत्व की स्थिति होती है थोड़ी सी रूट कैप से ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, वैसे तो हम देखते हैं कि जो प्रोहोसिट्स, जो सूट एपेक्स की तुलना में जो रूट एपेक्स होता है वो अधिक सरल और सुस्पष्ट होता है। अधिकांशतः डाइकोट्स के अंदर जड़ों में जो मूल गोप का विकास होता है वो पुरानी आद्य कोशिकाओं या विभज्युत्व के द्वारा होता है। इसके विपरीत अगर हम मोनोकोट्स प्लांट्स में देखें, जैसे कि मक्का और कुछ घासों में, मूल गोप का विकास अलग विभज्युत्व की कोशिकाओं के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है। प्राय सभी प्रकार की जड़ों में अग्र सिरों पर सक्रिय रूप से विभाजनशील प्रारंभिक कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि प्राइमरी विभज्युत्वकों का निर्माण करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कल टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरीज ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट थ्योरी है इसकी, हमारी फर्स्ट थ्योरी होगी इसके अंदर एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम पढ़ेंगे। 4 टाइप्स की होगी इसके अंदर, ये आगे 4 टाइप्स की हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्पर कैप थ्योरी, कार्पर कैप थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट, क्यूसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।